विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कशन किया था कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है और समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है छोटा और समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है, यानी कि व्यापक होता है। आज के हम इस व्याख्यान में हम ये डिस्कशन करेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है और इसका क्या उपयोग है। जैसा कि आपको पता है कि पीगू और जो मार्शल नाम के जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं पर सबसे अधिक जोर दिया था। लेकिन पिछले 80 वर्षों से समष्टि अर्थशास्त्र काफ़ी लोकप्रिय हो गया और इसकी जो वजह थी वो ये थी 1930 की व्यापक आर्थिक मंदी। 1930 के जो दशक में विश्वव्यापी मंदी आई थी, उस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के संकट ने समष्टि अर्थशास्त्र को काफ़ी आगे बढ़ा दिया। और एक बहुत ही सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए थे जॉन मैनार्ड कीन्स। उन्होंने अपनी एक सुप्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी, 1930 की आर्थिक मंदी के बाद। तो उन्होंने उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो दिन दुगनी जो प्रगति हुई थी उसके बारे में चर्चा की थी। मतलब उन्होंने ही इस पे प्रकाश डाला था कि समष्टि मूलक अर्थशास्त्र क्या होता है। कीन्स के जो समर्थक और बाद के जो विद्वान थे, उन्होंने प्रोफेसर कीन्स के विचारों को और भी ज़्यादा मॉडिफाई किया और उनके अनुभवों के आधार पर उसमें कुछ संशोधन किए और इस बात पर जोर दिया कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, जो आर्थिक चल राशियाँ होती हैं, और वो कौन कौन सी होती है, उसमें आता है टोटल एम्प्लॉयमेंट, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, राष्ट्रीय विनियोग, राष्ट्रीय बचत, सामान्य मूल्य स्तर आदि का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ने पर बल दिया। एक देश में जब बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, निर्धनता व आय के वितरण की जो असमानताएं होती हैं और ये जो सारी जो समस्याएं हैं, ये जितनी भी जो आज के अर्थशास्त्र में यदि हम देखते हैं, आज की इकोनॉमिक लाइफ में देखते हैं, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक लाइफ का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये सारी समस्याएं सामने आती हैं। इन्हीं समस्याओं की वजह से समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र से मतलब ज़्यादा व्यापक तौर पे इस पे गहन अध्ययन करने पे बल दिया गया और इसीलिए इसका महत्व दिन दुगनी रात बढ़ता चला गया। और मुख्य तौर पे 1930 की आर्थिक मंदी ने इस धारणा को और प्रबल तरीके से बढ़ा दिया कि समष्टि मूलक जो अर्थशास्त्र होता है उसका अध्ययन अति आवश्यक हो गया है। और क्यों आवश्यक हो गया है, ऐसा क्या है और कौन कौन सी बातें हैं जो समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व से संबंधित होती हैं, उनका हम यहाँ पे उल्लेख करेंगे पॉइंट वाइज। तो पहले मैं आपको बताऊंगी समष्टि अर्थशास्त्र का क्यों इतना ज़्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है। पहली बात, सरकार की आर्थिक नीति के निर्धारण में महत्व। हम ये अच्छे से जानते हैं कि आजकल सभी देशों में वहाँ की सरकारें आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती। सभी देश की गवर्नमेंट अपनी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती हैं ताकि वहाँ के जो नागरिक हैं उनको रोज़गार प्राप्त हो सके, उनकी आय बढ़ सके और उनका जीवन स्तर सही हो सके, निर्धनता कम हो सके, दूसरी ओर वहाँ की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके। ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि कोई भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो जो कोई भी नीतियाँ बनाती है सरकार, तो वहाँ के नागरिकों को रोज़गार देने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए, सामान्य कीमत स्तरों को स्थिर रह सकें, बचत और विनियोग की दरों में वृद्धि हो सके। इस तरीके से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर आवश्यक नीतियाँ लागू की जाती हैं। अब यदि हम भारत के संदर्भ में एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। हमें पता है कि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ की जो लेबर पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था में रोजगार की स्थिति उत्पन्न करने के लिए आवश्यक समष्टिगत निर्णय लिए जाने चाहिए। विकसित राष्ट्रों में क्या है कि इफेक्टिव डिमांड की कमी के कारण बेकारी उत्पन्न हो जाती है, जिसको दूर करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ अपनाई जाती हैं। इन सभी का अध्ययन जो है मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का, हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। आर्थिक नियोजन व समष्टि अर्थशास्त्र।
दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण उपयोग होता है कि आर्थिक नियोजन और आज के युग में चाहे विकासशील अर्थव्यवस्था हो, विकसित देश का आर्थिक नियोजन के द्वारा आर्थिक विकास करना हो, आर्थिक नियोजन में संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसलिए यह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। चाहे बचत और विनियोग की दरें निर्धारित करनी हो, इनको बढ़ाने के उपाय हों, स्वयं आर्थिक विकास की वार्षिक दर निर्धारित करनी हो, आर्थिक नियोजन की जो समग्र चल राशियाँ हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, तो भी हमें समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग करना होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक उद्योग में मजदूरी का निर्धारण अर्थव्यवस्था में मजदूरी की सामान्य स्थिति से प्रभावित होता है। एक वस्तु की कीमत भी बहुत कुछ देश में प्रचलित सामान्य कीमत स्तर से प्रभावित होती है। यदि हम मुद्रास्फीति की बात करें तो मुद्रास्फीति की परिस्थितियों में साधारणतः वस्तुओं के भाव ऊंचे होते हैं और आर्थिक मंदी के वर्षों में नीचे होते हैं। इस प्रकार स्वयं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक माना गया है। यदि हम इसको एक बहुत ही साधारण से एग्जाम्पल से समझें, मान लीजिए क्लास है, उसमें 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जब तक हम पूरे क्लास के बारे में विवरण नहीं रखेंगे तब तक हम पूरे एक एक बच्चे का विवरण नहीं बता पाएंगे। तो सेम वही आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमिक लाइफ में भी यही होता है, रियल लाइफ में भी यही होता है कि यदि हम जब तक संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विवरण कब नहीं देखेंगे तब तक हम व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इन दोनों ही अर्थशास्त्र की जो कार्यप्रणाली है इसको समझने के लिए भी हमें व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ता है। आर्थिक नीतियों के निर्धारण में हमें ये सहायक होती है, अंतर्राष्ट्रीय तुलना में सहायक होती है, आर्थिक नियोजन में सहायक होती है, सामान्य बेरोजगारी के विश्लेषण में सहायक होती है, मौद्रिक समस्याओं के विश्लेषण में सहायक होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में भी सहायक होती है। दूसरा ये कि समग्र या समूह का ज्ञान पृथक से भी आवश्यक है। संपूर्णता या समग्रता की अपनी एक विशेषता होती है। जैसे समस्त उत्पादन का अनुमान लगाते समय हमें विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन का मूल्य मुद्रा में आंकना पड़ता है और फिर उसका जोड़ लगाना पड़ता है। उपभोग की जो वस्तुओं में पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य को जोड़ लेते हैं। व्यक्तिगत कीमतों में कुछ बढ़ती हैं, कुछ घटती हैं, कुछ स्थिर रहती हैं, लेकिन यह ज्ञान सार्थक और आवश्यक होता है और इसे सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन कहा जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अपने क्षेत्र में शामिल करने वाले समूहों या बड़ी इकाइयों के स्वतंत्र अध्ययन व उनके पारस्परिक संबंधों की जानकारी का सैद्धांतिक व व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों से महत्व होता है। ये तो हो गया समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व व उपयोग। मोटी मोटी जो बातें वो ये हैं कि सरकार की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक होती है, नियोजन में सहायक होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक होता है, समग्र या समूह का ज्ञान पृथक से भी आवश्यक होता है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बाद सभी विद्वानों ने समष्टि मूलक आर्थिक जो अर्थशास्त्र है उसके अध्ययन को अति आवश्यक बताया। दिन दुगनी रात इसकी वृद्धि हो रही है, इसके महत्व बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो सामान्य किसी भी देश में ये साधारणतः समस्याएं आती हैं, बेरोजगारी है, मुद्रास्फीति है, निर्धनता है, चाहे आय के वितरण की असमानता है, ये सभी देशों में पाई जाती है। सभी देश अपने देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाना चाहते हैं, बचत पे विनियोग को बढ़ाना चाहते हैं, आर्थिक विकास करना चाहते हैं, तो इसीलिए समष्टिगत निर्णय भी लिए जाने आवश्यक हो गए हैं और इसलिए इसका महत्व भी बढ़ गया है। अब प्रिय विद्यार्थियों, बात आती है व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, सीमाएं भी होती हैं। जैसा कि पहली है, समष्टि अर्थशास्त्र में जोड़कर परिणाम निकालने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है। मतलब इसमें थोड़ा सा विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं का जब हम मूल्य आंक कर उनकी सहायता से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है। दूसरा, भ्रमात्मक परिणाम निकलने का भी भय रहता है। कई बार जरूरी नहीं है कि जो बात व्यक्तिगत इकाई पर सही लागू हो रही है वो समस्त अर्थव्यवस्था पर भी लागू हो। समग्र को देखकर कई बार गलत परिणाम भी निकाल लेते हैं। मान लीजिए कृषि पदार्थों के भाव मान लीजिए घट गए तो और औद्योगिक पदार्थों के भाव बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य कीमत स्तर को लगभग हम स्थिर देखकर इन दोनों आर्थिक क्षेत्रों की परस्पर विपरीत दशाओं का ज्ञान नहीं हो सकता। एक का प्रभाव दूसरे के प्रभाव को मिटा दे, ऐसा भी नहीं हो सकता। अतः ऐसी स्थिति में निष्कर्षों का सही अर्थ लगाना
हमें बहुत ही कठिन हो जाता है। दूसरा, विशाल इकाइयों के आवश्यकता के अनुसार हमें परिवर्तित करने में भी कठिनाई होती है। जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़ी इकाइयाँ, जैसे कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, आर्थिक विकास की वार्षिक दर, सामान्य मूल्य स्तर आदि के लक्ष्यों के अनुसार बदल सकना काफ़ी कठिन होता है। यदि हम भारत की बात करें, हमारे भारत देश की बात करें, तो कई प्रकार के फिजिकल फैक्टर्स भी पाए जाते हैं जो लक्ष्यों के अनुसार इतनी हमको सक्सेस मिलने नहीं देते। फिर भी कुछ इफ़ेक्टिव इकोनॉमिक नीतियां अपनाकर इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स को हम परिवर्तित कर सकते हैं। इस संबंध में समष्टि मूलक अर्थशास्त्र निश्चित रूप से प्रभावपूर्ण नीतियों का एक आवश्यक सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि से इसकी उपयोगिता स्वीकार की जानी चाहिए। इसीलिए कई बार समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो आपस का जो संबंध है वो भी मजबूत होता है। हम यहाँ इस बात पर भी बल देंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र के दोनों की ही इम्पोर्टेंस है। दोनों एक दूसरे से पूर्णतः पृथक नहीं हैं, ये एक दूसरे पर परस्पर प्रभाव डालते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र हो चाहे समष्टि अर्थशास्त्र, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धन्यवाद।